कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं, जो अपने बड़े से घर में अकेला अपनी बिल्ली के साथ रहता है। वहीं टीवी पर न्यूज में बता रहे थे कि देश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल रहा है, लेकिन जैक इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी बीवी को खोया है और वो हमेशा उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। और आज जब वो खाने का सामान लेने के लिए दुकान में गया हुआ था, तो वहाँ पर वो देखता है कि लोग पागलों की तरह वहाँ से घर का सामान उठा रहे थे, जिन्हें देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। घर पहुंचकर अभी भी न्यूज पर उसी वायरस के बारे में बता रहे थे, लेकिन जैक फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद जैक को उसकी बड़ी बहन बैलन की कॉल आई होती है। जैक पूरे 1 साल से अपनी बहन से मिलने नहीं गया है, क्योंकि पिछले साल क्रिसमस की रात ही घर को वापस आते हुए जैक ने कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खोया था। लेकिन अब उसकी बहन उसे बताती है कि ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। दरअसल जैक की बहन का पति मारियो आर्मी में है, जिस वजह से मारियो के साथ जैक की बहन और उसके बेटे को भी आज रात एक सुरक्षित शहर में भेजा जा रहा है, ताकि वो इस वायरस से बचे रह सके। और बैलन चाहती है कि जैक भी उनके साथ चले। पहले जैक तो इसके लिए मना करता है, मगर बैलन के जिद करने से जैक आज रात तो नहीं, लेकिन कल सुबह उसके पास आने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जैक देखता है कि उसके आस पड़ोस के सभी लोग शहर छोड़कर चल पड़े हैं, और अब जैक खुद भी अपनी बिल्ली के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। और जब वो लाइन में खड़ा होता है, तभी वहाँ की सभी मशीनें खराब हो जाती हैं, और साथ ही उस देश से बाहर जाने वाली सभी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती है। उसी टाइम वहाँ सभी के फोन में एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिससे वहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। और तभी जैक को उसकी बहन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि ये वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है, तुम जितनी जल्दी हो सको अपने घर पहुँचो। और अब एयरपोर्ट पर भी हड़कंप मच चुकी थी। जैक जल्दी से वहाँ से भागता है, और अब सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना आसान नहीं है, जिससे वो अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है। और शाम तक वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने पड़ोसी कूपर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है। जैक थोड़ी पास जाकर देखता है कि उसका पड़ोसी कूपर भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, जो किसी पागल की तरह हरकतें कर रहा है। जिसके बाद जैक अपने घर पर चल जाता है, और जो सब उसने अभी देखा वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह जैक को उसकी बहन की कॉल आती है। उसके पति के आर्मी में होने की वजह से उसे पता चल गया था कि जल्द ही सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बैलन उसे बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो वायरस फैलने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो तुम अपने घर के अंदर ही रहना। जिसके बाद जैक घर का सामान लाने के लिए दुकान में जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जैक जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है एक इन्फेक्टेड आदमी पुलिस वाले पर हमला कर देता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड आदमी अब जैक पर हमला कर देता है। उतने में वो पुलिस वाला जैक को बचाने के लिए उस आदमी को मार देता है, लेकिन उसे खुद को भी मारना पड़ता है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। ये सब देखकर अब जैक को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली वायरस नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी वायरस है। जैक जल्दी से अपने घर आकर यूट्यूब से कुछ काम की वीडियोस से मदद लेकर अपने घर के बाहर की दीवारों पर खुद की सेफ्टी के लिए नुकीले एंगल्स लगा देता है। फिर रात को जब जैक अपने घर पर होता है, तो बाहर आर्मी के लोग उसके एरिया के सभी लोगों को क्वारंटाइन करके अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन जैक को उसकी बहन ने उससे मना की थी कि भूल कर भी आर्मी के साथ मत जाना, जिस वजह से जैक बिना आवाज किए घर के अंदर छिपे रहता है। और जैक अब इस इलाके में बिल्कुल अकेला है, और अब उसे यहाँ जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, जिससे वो अपने इलाके के घरों घरों में जाकर खाने की तलाश करने लगता है। और इसी बीच वो एक घर में जाता है, जहाँ अंदर एक बुजुर्ग औरत होती है। उस औरत का नाम गैब्रिएला होता है। दरअसल गैब्रिएला को आर्मी वाले अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि वो चल नहीं सकती। गैब्रिएला से जैक बातें करता है, और बातों ही बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। गैब्रिएला को पता है कि इस इलाके के किन किन घरों में खाना मिल सकता है। जिसके बाद जैक खाने की तलाश में उन्हीं घरों में जाता है, जिनके बारे में गैब्रिएला ने उसे बताया था। जहाँ एक घर पर उसे एक बाइक भी मिलती है, जिससे अब खाना ढूंढने में उसे काफी आसानी हो जाती है। जिसके बाद वो हर दिन गैब्रिएला के बताए हुए घरों में जाकर खाना लाता, और उसे गैब्रिएला के साथ उसी के घर पर खाता। फिर एक रात गैब्रिएला जैक को एक डिवाइस से आवाज लगाकर रेडियो ऑन करने को कहती है, जिसे जब उसने ऑन किया और गैब्रिएला की बताई हुई फ्रीक्वेंसी पर सेट किया, तो उस पर कुछ सर्वाइवर्स का मैसेज रिपीट हो रहा था, जिनका कहना था कि हमारे साथ काफी लोग नॉर्थ में जिंदा है, और अगर कोई इस मैसेज को सुन रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। जिससे अब जैक वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो गैब्रिएला को भी खुद के साथ चलने को कहता है। गैब्रिएला जैक के साथ चलकर उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी
भी वो जैक का मन मनाने के लिए उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। लेकिन अगली सुबह जब जैक गैब्रिएला के घर गया तो वो देखता है कि वो मर चुकी है, जिसे देखकर जैक को बहुत दुख होता है और अब जैक अकेले ही उस जगह के लिए चल पड़ा था। लेकिन बाहर निकलते ही उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जैक उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए उसे मजबूरन उस पर अपने हथियार से हमला करना पड़ा, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। जैक किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था, भले ही वो ज़ॉम्बी क्यों ना हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद जैक नॉर्थ की तरफ को निकल जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर सड़क का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए अब उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में कई ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाइक की वजह से ज़ॉम्बीज जैक तक नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन इसी बीच वो बाइक से गिर जाता है और अब जब वो वापस से बाइक पर बैठा तो अब तो उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और अब ज़ॉम्बीज भी उसके पास पहुंचने वाले थे, जिस वजह से उसे यहाँ से भागना पड़ता है। वो भागते भागते एक पोर्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ जैक उसके पीछे पड़े हुए ज़ॉम्बीज से मुश्किल से खुद को बचाकर दरवाजा बंद कर देता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि पोर्ट से सारी बोट्स गायब है और उसकी बोट पानी के बीचों बीच है। जैक तैरकर जैसे तैसे अपनी बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बोट स्टार्ट ही नहीं होती। ऊपर से उस बोट पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड था। बेचारे जैक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे मार सके, जिससे जैक अब यहाँ से छोटी बोट लेकर ही निकल जाता है। लेकिन छोटी बोट होने की वजह से वो उससे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अब चलते चलते उसको रात हो जाती है और तभी उसकी बोट भी खराब हो जाती है। जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी तरफ को एक बोट आती है जिस पर कुछ लोग भी होते हैं। जैक उनसे मदद मांगता है, जिससे वो लोग उसे अपने साथ एक बड़ी शिप पर ले जाते हैं, जहाँ पर जैक को खाना खिलाया जाता है और वहाँ उस शिप का कैप्टन ओसागी उससे मिलने आता है, जिसे जैक की भाषा बोलनी नहीं आती। इसीलिए विक्टर नाम का एक आदमी ओसागी के शब्दों को ट्रांसलेट करके जैक से पूछता है। वो पूछता है तुम क्या काम करते थे? जैक उन्हें बताता है कि मेरी एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। जिसके बाद ओसागी वहाँ से चल जाता है, लेकिन विक्टर जैक को बताता है कि मैंने इन लोगों को बताया कि तुम एक इंजीनियर हो। फिर रात को जैक को बाहर से आवाजें सुनाई देती है। उसने खिड़की के पास से देखा तो बाहर बोट पर कुछ लोग होते हैं। सुबह जैक उन लोगों के बारे में विक्टर से पूछता है। विक्टर उससे बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसे सवाल कभी किसी और से मत पूछना। जैक को अब उस शिप पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब विक्टर से जैक की ठीक ठाक दोस्ती भी हो चुकी थी, जो उसे बताता है कि ओसागी एक बहुत खतरनाक आदमी है जो वायरस से सुरक्षित किसी आइलैंड पर अपना शहर बनाना चाहता है और यहाँ शिप पर हर आदमी उसका गुलाम है और अगर कोई उससे गद्दारी करे तो उसकी सजा मौत होती है। दरअसल विक्टर एक पायलट है जो खुद यहाँ पर किसी कैदी की तरह फंसा हुआ है, लेकिन अब जैक को यहाँ से भागना है और उसे एक हेलीकॉप्टर की लोकेशन भी पता है और वो चाहता है कि विक्टर भी उसके साथ वहाँ चले ताकि वो उस हेलीकॉप्टर को उड़ा सके और वो दोनों इस वायरस से दूर किसी सुरक्षित शहर में जा सके। लेकिन विक्टर इसके लिए जैक को साफ साफ मना कर देता है और उसे भी बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसा करने की सोचना भी मत। लेकिन अब रात होते ही जैक शिप से भागने का प्लान बनाने लगता है और अब वो अपने प्लान के मुताबिक ही सब करने लगता है। लेकिन इसी बीच वो शिप के बेसमेंट में चल जाता है जहाँ पर उन्हीं लोगों को बांधा होता है जिन्हें जैक ने रात को देखा था। जैक जल्दी से उन लोगों को वहाँ से खोलने लगता है, लेकिन डर से वहाँ एक आदमी बहुत शोर करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर ओसागी का एक आदमी आ जाता है जो जैक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी विक्टर वहाँ आकर जैक की जान बचा लेता है और ओसागी के आदमी को मार डालता है। अब विक्टर का मन भी बदल चुका था, जिसके बाद विक्टर और जैक छोटी बोट लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये सब ओसागी के लोगों को भी पता चल जाता है और वो उन पर बहुत गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिनमें से एक गोली विक्टर को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। जैक जल्दी से किनारे पर आकर वहाँ जल्दी से एक कार ढूंढता है, जिस कार में वो विक्टर को बैठाकर उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसने हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर तो हेलीकॉप्टर है ही नहीं, जिससे अब जैक विक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है क्योंकि वो जख्मी है। जैक हॉस्पिटल में विक्टर का इलाज करने के लिए कुछ टूल्स ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे ऊपर से बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जैक खुद भी आवाजें लगाते हुए उन आवाजों की तरफ को जाने लगता है। तभी जैक की आवाजों से वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जैक कैसे न कैसे उनसे अपनी जान बचाते हुए उस कमरे में वापस पहुँच जाता है जहाँ पर उसने विक्टर को छोड़ा था, जहाँ वो देखता है कि विक्टर बेड पर नहीं है और अब वो ज़ॉम्बीज भी उस कमरे का दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। लेकिन तभी एक लड़की एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर जैक को अंदर आने को बोलती है, जिससे जैक जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चल जाता है जहाँ पर विक्टर भी होता है। दरअसल वो लड़की एक नर्स होती है जो अपनी माँ और कुछ बच्चों के साथ वहाँ सरवाइव कर रहे थे। वो नर्स और उसकी माँ वहाँ
पर विक्टर का इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं। जिसके बाद जब उस नर्स ने जैक से यहाँ आने की वजह पूछी तो उसे पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ आए हैं, जिससे वो नर्स जैक को अपने साथ ले जाकर एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर दिखाती है जो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ होता है और उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। नर्स उसे बताती है कि एक टनल से जाकर हम हेलीकॉप्टर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन कुछ देर पहले मैंने वहाँ से एक धमाका सुना था और अब मुझे नहीं लगता कि वो टनल बची होगी। अब जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच उसके फोन में सिग्नल भी आ जाता है और उसे उसकी बहन की तरफ से काफी मैसेजेस आए होते हैं, जिन्हें वो छत पर बैठकर सुन रहा था कि तभी उसे नीचे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसने जब थोड़ी आगे जाकर नीचे देखा तो वहाँ पर ओसागी और उसके आदमी ज़ॉम्बीज़ को मारकर जैक की बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे, जिससे जैक जल्दी से नर्स के पास जाकर उन्हें यहाँ से जल्दी हेलीकॉप्टर तक चलने को बोलता है। जिसके बाद वो सब हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए उस टनल से जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। जैक उसे मार तो देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने नर्स की माँ को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिससे अब नर्स की माँ उन सब को चलते रहने को बोलकर खुद वहीं पर रुकने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। जिससे अब उन सबको ना चाहते हुए भी नर्स की माँ को वहीं पर छोड़कर आगे चलते रहना पड़ता है। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, जिससे वो सब बिना आवाज किए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैक खुद लास्ट में एक बच्ची के साथ पीछे रुका हुआ था। तभी उस बच्ची के मुंह से आवाज निकल जाती है और अब वो दोनों ज़ॉम्बीज़ की नजर में आ जाते हैं। जैक जल्दी से उस बच्ची को लेकर एक अलमारी के अंदर चल जाता है, लेकिन अब बाहर से सभी ज़ॉम्बीज़ ने उनकी अलमारी को घेर लिया था। तभी वहाँ पर ओसागी के आदमी आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। जैक अलमारी के अंदर से खुद को उनकी नजरों से बचा रहा था और उन्हें भी नहीं पता होता कि अलमारी के अंदर जैक है, इसलिए वो वहाँ से चल जाते हैं। जिसके बाद जैक नर्स के पास पहुँच जाता है और अब उनके सामने ही वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा था, जिस दरवाजे के पार ही हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था जो चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ से घिरा होता है। उन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर तक पहुँचने से पहले ही ये ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार डालेंगे और अगर यहीं पर रहे तो ओसागी उन्हें मार डालेगा। अब उन्हें कैसे ना करके ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँचना था, जिससे वो कुछ लोहे की ट्रॉली से एक घेरा बनाकर बिना आवाज करते हुए बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अभी तक उन पर नहीं गया था, लेकिन तभी उनकी एक ट्रॉली पत्थर से टकराकर आवाज कर देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ट्रॉली के घेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ उन तक नहीं पहुँच पाते और वो सब कैसे न कैसे खुद को बचाते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद जैक जल्दी से गेट को बंद करता है और अब वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन विक्टर को हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था और दूसरी तरफ अब ज़ॉम्बीज़ गेट चढ़कर उनके पास आने लगे थे, जिससे जैक हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगता है। और अब विक्टर ने भी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर ओसागी और उसके लोग आ जाते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए अब विक्टर पर बंदूक तानकर उसे हेलीकॉप्टर को बंद करके बाहर निकलने को बोलता है। लेकिन तभी विक्टर जैक को इशारा करता है, जिसे जैक समझ जाता है और अपने हथियार से वहाँ का मेन गेट तोड़ देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर ओसागी और उसके सभी साथियों को मार डालते हैं। जैक मुश्किल से खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है, जहाँ नर्स ऊपर से सीढ़ी गिराकर उसे हेलीकॉप्टर तक खींच लेती है। अब वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद जैक उन सब को इस वायरस से सुरक्षित उस शहर में ले जा रहा था जहाँ पर उसकी बहन थी। लेकिन तभी जैक के फोन में सिग्नल आने की वजह से उसे उसकी बहन की कॉल आती है। जैक का उससे बात करते हुए खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। जैक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन आगे से घबराई हुई आवाज में उसकी बहन उसे खुद के पास आने के लिए मना करती है कि अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं रही है। और तभी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर से 2 मिलिट्री के प्लेन उड़कर जाते हैं जो उसी तरफ जा रहे होते हैं जहां जैक की बहन होती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड भी होता है। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।